हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्यशाला। और हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जो कवरेज चल रही है, जिसमें हम पूरी आर एस शर्मा का जिस्ट लेके आने वाले हैं, उसमें ये है लेक्चर 6। और लेक्चर 6 में जो हम बात करेंगे, चैप्टर 5 आर एस शर्मा का एनसीईआरटी का, स्टोन कॉपर फेज। तो अब तक हमने कहाँ तक बात कर ली थी? हमने नियोलिथिक फेज पे ख़त्म किया था। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको सीरीज में देखना है, और सीरीज में आप देखेंगे तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो स्टोन कॉपर फेज क्या था? नियोलिथिक फेज जब ख़त्म हो रही है तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? अब हम धीरे धीरे कॉपर के इम्प्लीमेंट्स को यूज करने लगे, यानी हमें कहना चाहिए कि अब हम पत्थर के औजारों से धीरे धीरे कॉपर के औजार यूज करने लगे हैं। पत्थर अभी भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। वो एक ट्रांजिशन फेज है कि अब हम नियोलिथिक फेज से कौन से फेज में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कॉपर फेज, या फिर चालकोलिथिक फेज भी हम बोल देते हैं इसको। कॉपर फेज है। तो यहाँ पे स्टोन और कॉपर का यूज हो रहा है, और पहला मेटल जो मानव ने इस्तेमाल करना शुरू किया वो कॉपर ही था। भारत में कहाँ कहाँ साइट्स मिली हैं? बहुत जगह मिला है, बहुत जगह। बेसिकली अगर हम प्लेन्स के इलाके को छोड़ दें, एल्यूवियल प्लेन का जो इलाका है, गंगा ब्रह्मपुत्र इनके जो प्लेन है, वहाँ बहुत कम साइट्स मिली हैं। अदरवाइज पूरे इंडिया में मिली हैं, जैसे जोरवे, निवासा, दाइमाबाद, ये सब महाराष्ट्र की साइट्स हैं। चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, नासिक, महाराष्ट्र में बहुत साइट्स मिली हैं। बाकी इलाहाबाद में साइट्स मिली है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यूपी के अंदर एक मिर्ज़ापुर की साइट और इलाहाबाद की साइट, इसमें ज़्यादातर हर फेज की कुछ न कुछ साइट्स मिली हैं। तो इलाहाबाद का जो रीजन है वो, क्योंकि विंध्य क्षेत्र के पास है, तो पहाड़ों के आसपास ही हमारी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, तो विंध्य क्षेत्र के पास होने की वजह से शायद इलाहाबाद में हमें ये साइट्स मिली है। फिर चालकोलिथिक कल्चर में क्या क्या था? स्मॉल टूल का इस्तेमाल हो रहा है, छोटे छोटे औजार हैं। आपको पता है कि पहले जब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक फेज की, तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें किसी तरीके की जानकारी नहीं है कि पत्थर को कैसे काटना है, छाटना है। उसी से हम शिकार कर रहे हैं, केवल वही हमारा एक साथी है। और उसके बाद हम पैलियोलिथिक में भी हमारे 3 फेज हैं, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक के लास्ट आते आते हमारे औजार जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, और फिर नियोलिथिक आते आते तो वो बहुत छोटे हो गए हैं, और चालकोलिथिक में वो और छोटे हो गए हैं। हम उन्हें धार देने लगे हैं, हमने उन्हें एक पूरी तरीके से सोफिस्टिकेटेड वेपन की तरह बना लिया है। और आहार क्षेत्र है, वहाँ पर हमें कुल्हाड़ी मिली है, ये याद रखना है, आहार में हमें कुल्हाड़ी मिली है। तो ये स्टोन एक्सिस है, ये हैंड एक्सिस नहीं है, मतलब उसमें कोई लकड़ी नहीं लगी हुई ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर का लकड़ी है, ये लोहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कॉपर है, लोहा तो तब तक आया ही नहीं था। तो ये पूरी की पूरी जो है स्टोन एक्सिस है, पूरी चट्टान की है। एक गिलुंद है, वहाँ पर हमें स्टोन ब्लेड की पूरी इंडस्ट्री मिली है। स्टोन ब्लेड यानी कि हमने पत्थर को काट काट के बहुत ही पतला कर दिया, उसे धाड़ दे दी। और अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे अभी खान पान की बात हम आगे भी करेंगे। ईस्टर्न इंडिया में हमें फिश और राइस मिली है, तो हमें कुछ कुछ खान पीन का भी पता चल रहा है, और इसे हम आगे भी देखने वाले हैं। तो पॉटरी कैसी मिली है? अब तक हमने बात करी हमारे जो औजार थे, जिन्हें हम इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, वो कैसे थे। अब पॉटरी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले ये फेज है जहाँ पर कि हमने ब्लैक एंड रेड पॉटरी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। पॉटरी हमें पीछे भी मिली थी, यानी हमें नियोलिथिक फेज में भी पॉटरी मिली है, लेकिन वो सिंपल पॉटरी है, मतलब उसमें किसी तरीके की कोई डिजाइन नहीं बनाई गई है। लेकिन अब हमने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल है, ये ब्रिटिश म्यूजियम में अभी भी रखी हुई है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इस पे ये ब्लैक कलर किया गया है, जो अब तक नहीं उतरा गया है इतने हजार सालों में भी। और ब्लैक एंड रेड क्यों कहा जा रहा है, आप देख के बता सकते हैं,
कि रेड कलर तो इसका है ही है ओरिजिनली, इसके ऊपर ब्लैक कलर का हमने ये डिजाइनिंग इसमें की हुई है। तो ये ब्लैक एंड रेड पॉटरी बननी शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉट्स मिल रहे हैं, डिशेस मिल रही हैं, है ना, बाउल्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बर्तन बनने लगे हैं और वो ज़्यादातर उनमें ब्लैक एंड रेड पॉटरी है। अगर जानवरों की बात करें तो हमें वहाँ काऊ के कुछ सिग्नल मिलते हैं कि गाय का पालन होता था, शीप, भेड़ का, बकरी का, भैंस का और हिरन का, और घोड़े का अब तक नहीं पता है कि होता भी था या नहीं, क्लियर नहीं है। हॉर्स के बारे में बिल्कुल क्लियर अभी नहीं है कि चालकोलिथिक फेज में हम उसका पालन कर रहे थे या नहीं। और ऊंट का भी पता चला कि ऊंट का भी हम कर रहे थे इस्तेमाल, और बीफ खाया जाता था, इसके बारे में पूरी जानकारी है। और वहाँ पे गेहूं उगाया जाता था, चावल उगाया जाता था, और स्टेपल क्रॉप थी हमारी बाजरा, और दालों में मसूर और ग्राम्पी। तो इसमें ये हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग था। जैसे वीट की बात करें तो जो पश्चिम का इलाका है, जैसे महाराष्ट्र में बहुत साइट्स मिली हैं, वहाँ वीट ज़्यादा उगाया जा रहा है। या फिर हम महाराष्ट्र से ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी वीट ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो वहाँ जो साइट्स मिलेंगी वहाँ पर चावल ज़्यादा मिल रहा है। तो ये क्षेत्र क्षेत्र पे डिपेंड करता है। एक जगह है नवदा टोली, ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पर बेर और लेंसीड इनका हमें खेती होती हुई दिखी है, और कॉटन भी उगाया जाने लगा था। कॉटन का इस्तेमाल अच्छी खासे पैमाने पे किया जा रहा था। और अगर बात करें मिलेट्स की तो मिलेट्स में रागी, बाजरा, ये सब उगाए जा रहे थे। घर कैसे थे? ईंट की कोई जानकारी नहीं है कि हमें बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब वो अच्छी सी जो मजबूत ईंटें हैं, जो पकाई हुई ईंटें हैं हीट में, ऐसी ईंट का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में था। हड़प्पा इससे पुरानी सभ्यता है, अगला चैप्टर हमारा हड़प्पा ही है, हम पढ़ेंगे। हड़प्पा इस काल से पुरानी सभ्यता है। ये जो काल चल रहा है लगभग 2500 से 1000 बीसी की बात अभी हम कर रहे हैं। जो चैल्कोलिथिक फेज है वो यही है। और हड़प्पा सभ्यता इस समय पर खत्म होने लगी थी 2500 के आसपास। तो वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होने भी लगा है। और इस समय पर हड़प्पा में बहुत अच्छे अच्छे शहर बन रहे थे बर्न्ड ब्रिक्स के साथ, लेकिन यहाँ पर अभी हमें ईंटों का कोई भी नहीं ऐसा सिग्नल मिलता कि यहाँ ईंटें थीं। यहाँ मड हाउसेस बनाए जाते थे, और गोल गोल ऐसे घर भी दिखे हैं कि हमें गोलाकार ऐसा क्षेत्र है और उसमें चारों तरफ घर बने हुए हैं। सर्कुलर पिट भी मिले हैं हमें, यानी कि सर्कुलर पिट वो किसी काम में इस्तेमाल होते थे। जैसे कुछ जगह पर वो दफनाए जाते थे वहाँ पर लोग। जैसे महाराष्ट्र में एक साइट मिली है जहाँ बच्चों के एक साथ सब ऐसे ही सर्कुलर पिट में मिले हैं। और जो घर थे बहुत ही सिंपल थे, किसी तरह का कोई उसमें डिजाइनिंग नहीं। घास फूस के घर ज़्यादा थे, जिन्हें छप्पर बोलते हैं हम, ऐसे घर ज़्यादा थे। यानी टेक्निकली अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और गोबर का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें लीपने पोतने में, चूने का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे कल्चर को बोला जाता है जॉर्वे कल्चर, क्योंकि इस तरह के घर जो है, जॉर्वे नाम का एक गांव है जो प्रवदा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रवदा नदी महाराष्ट्र में बहती है। तो जॉर्वे में ज़्यादा ऐसे घर मिले हैं। तो इस तरह का जहाँ जहाँ घर मिले हैं वहाँ उसे जॉर्वे कल्चर बोल दिया जाता है। इसका मतलब है कि स्टेबल सेटलमेंट, के अब मतलब लोगों ने कम से कम एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, मतलब अब उनके घर होने लगे हैं। अब वो घूमते फिरते नहीं हैं, एक स्टेबल जगह पर रहते हैं। कई कई परिवार एक साथ रहते हैं, 30 30 35 35 घर एक साथ हैं। तो यानी कहना चाहिए कि हमें अब गांव बनने लगे। तो ये पूरी जो चालकोलिथिक फेज है ये विलेज इकोनॉमी है, शहर नहीं। शहर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है कि शहर थे, जबकि हड़प्पा में उस समय पर शहर थे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये कताई बुनाई सब जानते थे, कपड़ा बनाना जानते थे, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, ये सब ऐसे कपड़े हमें महाराष्ट्र में मिले भी हैं। इनके बरियल्स किस तरीके के होते थे, दफनाते कैसे थे? ये क्या करते थे, घर के नीचे ही, घर के अंदर ही फ्लोर पे वो
उनकी सिमेट्री होती थी वहीं दफना दिया करते थे। कुछ जगह पर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रहता था इनका जो, यानी नॉर्थ में सिर होगा और नीचे की तरफ पैर होंगे। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के इलाके में दिखाई देता है। और साथ में पॉट्स और कॉपर ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो जो भी एक व्यक्ति को जरूरी होता है वो सब उस गड्ढे में रख दिया जाता था कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएं तो ये डायरेक्शन उल्टी है, यानी अब जो है ना ईस्ट टू वेस्ट ऐसी डायरेक्शन हो जाती है, ईस्ट टू वेस्ट। यानी साउथ इंडिया में अगर हम जाएंगे तो हमें सिमेट्री इस तरीके की मिलेंगी कि ईस्ट में हमारा सिर है और वेस्ट में हमारे पैर है। ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जैसे हड़प्पा में भी ये हमें मिला है कि कोई गॉडेस हैं जिनकी मूर्तियां पाई गई हैं मिट्टी की छोटी छोटी। इनाम गांव महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर ये मदर गॉडेस हमें मिली है, तो यानी पूजा होती थी। और बुल जो होता है बैल, उसको भी बहुत धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा पूजा जाता था, तो उसकी भी हमें कुछ मूर्तियां मिलती हैं। सोशल इनइक्वालिटी की शुरुआत हो चुकी थी। कैसे पता लगता है कि सोशल इनइक्वालिटी थी? कुछ जो सिमेट्री थी, कुछ जो सर्कुलर पिट हमें मिले हैं, वहाँ पे जो कंकाल है उसके आसपास बड़ी महंगी महंगी वस्तुएं रखी हुई हैं, जैसे कि आभूषण रखे हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हमें सर्कुलर पिट मिले हैं जहाँ एक ही छोटे से पिट में बहुत सारे कंकाल एक साथ दफना दिए गए हैं और उनके आसपास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बस अनाज जैसा, बहुत सस्ती चीज़ें, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे समाज के अंदर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, पैसे वाले थे, कुछ ऐसे भी थे जो कि गरीब थे। तो यानी सोशल इनइक्वालिटी वहीं से शुरू हो गई है, चालकोलिथिक फेज से ही। तो आप इसको समझ सकते हैं। नावास नाम की जगह है, ये नवदास होना चाहिए, नवदास जगह है। तो वहाँ पर इस तरीके की ये साइट मिली है कि जो बच्चे थे उनको नेकलेस उनके रखे हुए हैं महंगे महंगे, उनके गर्दन में नेकलेस है और कॉपर की पॉटरी है। और कुछ सिमेट्री जैसा कायक नाम की जगह है, वहाँ बॉडीज के आसपास 29 चूड़ियाँ केवल और कुल्हाड़ी, बस इतनी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी शुरू हो चुकी थी। अच्छा, ये सारे फेज का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हिस्ट्री में इसका योगदान है? सबसे पहला जो चालकोलिथिक फेज था बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था, लगभग पूरे भारत में। अगर हम कुछ एल्यूविलियल क्षेत्र को छोड़ दें जहाँ पे कि नदियों का प्लेन है, नदियों द्वारा बनाया हुआ, या फिर घने जंगल है, वहाँ पर ये नहीं था। और ये नदियों के किनारे बसा हुआ था। और इसमें माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल किया, यानी छोटे छोटे टूल्स, कॉपर के छोटे छोटे औजार या फिर पत्थर के छोटे छोटे औजार। ये आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग जानते थे, यानी मेटलर्जी यहीं से शुरू हो जाती है कि हम कॉपर की स्मेल्टिंग करना हमने शुरू कर दिया है। कॉपर को कैसे प्योर करना है, कॉपर से कैसे कुछ हमें अपने काम की चीज़ें बनानी है। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि पहली बार मेटल से हमारी जानकारी हुई ह्यूमन की, और हमने पॉटरी बनाना शुरू किया, अच्छी अच्छी ब्लैक एंड रेड पॉटरी। और पहली बार पेंटेड पॉटरी हमने बनाना शुरू किया है। हमें लोटा का बहुत इस्तेमाल दिखता है कि यहाँ लोटा का इस्तेमाल होता था, लेकिन थाली का अब तक कोई पता नहीं है, थाली का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है कि थाली यूज होती थी या नहीं। फिश और राइस का भरपूर इस्तेमाल ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। और वीट, लेंटल्स, बार्ले, राइस, ये सारी क्रॉप उगाई जा रही थी जो आज भी हम खाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में जो आपको डायरेक्शन मिलेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मिलेगी, साउथ इंडिया में वही ईस्ट टू वेस्ट मिलेगी। लेकिन कुछ कमियां थी इस फेज में। कमी क्या थी? सबसे पहला कि खाने पीने की भरपूर खेती थी, भरपूर अनाज था, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जल्दी मरते थे क्योंकि बच्चों की कब्र बहुत मिली है। तो यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। इसका मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद इनके पास नॉलेज नहीं थी कि अपने जीवन को कैसे चलाया जाता है। तो मेडिकल का कोई मेडिकल साइंस का बिल्कुल जीरो जानकारी थी इनको, इससे ये पता चलता है। और
कॉपर का जो सप्लाई था वो बहुत ही लिमिटेड था। इनको यानी साइट्स का पता नहीं था कि कॉपर मिलेगा कहाँ कहाँ से, बहुत ही लिमिटेड थी। दूसरा कि केवल ये कॉपर के बारे में ही जानते थे, इन्हें नहीं पता था कि अगर कॉपर में टिन को मिक्स कर दिया जाए तो और मजबूत धातु हमें मिल सकती है, जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। इसीलिए ब्रॉन्ज का जो खोज है वो बाद में हुई है। तो इस फेज में ये नहीं पता लगा था, और इनको लिखने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और हड़प्पा में जैसे हम सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता इनके साथ साथ ही बल्कि इनसे पुरानी सभ्यता थी। और कई साइट्स ऐसी भी मिली हैं जो कि सिंधु सभ्यता के बहुत पास हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे कुछ साइट्स मिली हैं चालकोलिथिक फेज की, कि वो सिंधु सभ्यता के बहुत पास है, यानी कि उनके बीच कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर रहा होगा। ये लोग जानते होंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, लेकिन इन्होंने उनके ज्ञान से कोई लाभ नहीं उठाया। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन चालकोलिथिक में कोई भी शहर नहीं मिलता है इनको। और बहुत सारी चीज़ें थी जो ये सिंधु सभ्यता से सीख सकते थे। जैसे यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट था वो हाई नहीं था, लोग जल्दी नहीं मरते थे, जीवन प्रत्याशा हाई थी, लेकिन यहाँ बहुत कम थी। तो इसका मतलब ये कुछ लिमिटेशन थी। तो अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। वहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज हमारी एनसीईआरटी का शुरू होने वाला है। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।